हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर है आर कंट्री इंडिया, हमारा अपना प्यारा देश भारत। जी हाँ, देखो अगर हम बात करें 6th ज्योग्राफी की, तो इस साल आपने क्या क्या पढ़ा ज्योग्राफी में। स्टार्टिंग से अगर बात करें तो हमने बहुत ब्रॉड सेंस से स्टार्ट किया था। हमने सोलार सिस्टम पढ़ा। सोलार सिस्टम में फिर हमने क्या पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा कि सोलार सिस्टम में भी अर्थ किस तरह से है, कहां पे है, क्या क्या चीजें हैं, अर्थ के मोशंस समझे हमने, अर्थ में जो बेसिक फीचर्स है लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर वगैरह सारी चीजें पढ़ी। तो आपने सोलार सिस्टम, दूसरों के प्लैनेट को भी पढ़ लिया, ठीक है। साबू और चाचा चौधरी थे ना, तो साबू के प्लैनेट को, जुपिटर को भी पढ़ लिया आपने। फिर उसके बाद में आपने क्या किया कि आपने अर्थ को समझा। तो अर्थ में आपने क्या देखा, अर्थ में आपने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस वगैरह ये सब कुछ समझ लिया। अब नैरो डाउन करते करते आओगे तो अब आप इंडिया पे आ गए, ठीक है। अब आप इंडिया को पढ़ोगे, समझोगे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा हमें हमारे देश से मिलाने वाला है। मतलब हम देखेंगे हमारे देश में क्या क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें। फाइन। अब ये जो वीडियो लेक्चर है, जैसे आपको पता है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहला जो वीडियो लेक्चर होता है एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि चैप्टर की थीम क्या है और हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा, इंडिया एंड इट्स पोजीशन। अगर आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया की पोजीशन क्या है, बहुत यूनिक है और वो हमारे देश को सच में यूनिक बनाती है। जैसे इंडिया का नाम इंडियन ओशन, मतलब इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर क्यों रखा, क्योंकि इंडिया है उस लायक, इंडिया उस पोजीशन में है। इंडिया क्या है, दूसरे जैसे एशिया का पार्ट है लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया पूरे एशिया से अलग है। इंडिया मतलब अपने आप में क्या, एक सेफ कंट्री में आता है। कैसे, तो जैसे अगर आप यहां पे देखोगे, ये एक हिमालयन माउंटेन रेंज है पूरी, ठीक है। हिमालयाज है हमारे नॉर्थ में, तो हमारी एक नेचुरल बॉर्डर बना दी है। लोग क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं देश की, वो दीवार बनाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर पे दीवार बना दी। लेकिन हमें दीवार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारा दुश्मन है, ये जो हमारा पड़ोसी है हमारा दुश्मन है, ठीक है, चाइना। तो हमारे लिए नेचर ने एक अलग बॉर्डर बना के रखी हिमालयाज, तो ये नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करती है, ठीक है। उसमें भी लेकिन झंझट है बहुत सारे, वो लड़ता रहता है कि ये पहाड़ मेरे, ये पहाड़ मेरे, ठीक है। सबक सिखाएंगे, रुको। फिर क्या है, फिर अगर आप देखोगे तो इधर हमारे को ओशियन मिला हुआ है, क्लियर। एक इधर हमारे को ओशियन मिला हुआ है। ये जो ओशियन मिला हुआ है तो ये हमारे लिए एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है। समुद्र में कैसे आएंगे लोग, ठीक है। बाद में तो शिप वगैरह डेवलप हुई तब यहां से हमले होना चालू है, नहीं तो बहुत लंबे समय तक हमारा सदर्न पार्ट क्या रहा, प्रोटेक्टेड रहा। बस ये इधर इतनी सी बॉर्डर हमारी जो है वो ओपन लैंड है, मतलब खुला हुआ है। उसमें भी अगर आगे देखोगे तो क्योंकि पाकिस्तान पहले हमारा ही पार्ट था ना, तो यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं, हिंदू कुश वगैरह, तो वो ये आप पूरा एरिया देखोगे तो ये क्या है, अपने आप में नेचुरली प्रोटेक्टेड। इसकी पोजीशन इस तरह से है, ठीक है। अब इस पोजीशन में अगर आप और भी चीजें देखेंगे तो इसे हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स के बाद में क्या है, हमारे पास वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स है। वो सारी चीजें मैं आपको चैप्टर में और कॉम्प्रिहेंसिवली बताता हूं थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी इंट्रो देता हूं। देखो तो अब अगर यहां पे हम देखें तो इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इंडिया को अगर समझ रहे हैं हम तो ये जो पूरा इंडिया है, ये पूरे इंडिया का एरिया कितना है पता है, एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना ज्यादा। मतलब वी आर दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, पता है आपको। मतलब हमसे 6 कंट्री और बड़ी है और 7वें नंबर पे हम आते हैं। तो जैसे कनाडा हो गया, ठीक है, मतलब रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये हमसे बड़ी कंट्रीज हैं। बाकी इनके बाद में हमारी बारी आती है इंडिया की। फिर आप एरिया में तो चलो 7th लार्जेस्ट हो, लेकिन आप पॉपुलेशन में पता है इट इज दी सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। वी आर दी सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम हमारी पॉपुलेशन बढ़ाते रहे तो बिलीव मी एक दिन हम फर्स्ट पे आएंगे जरूर, ठीक। लेकिन वो गर्व करने वाली बात नहीं है, एक चिंता का विषय है, एक मतलब पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, उस तरह की चीज है ये। क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ा लेने से फायदा क्या है ये बताओ। अगर पॉपुलेशन आपकी क्वालिटी पॉपुलेशन है, मतलब उनके अंदर स्किल्स है, सारी चीजें, फिर तो फायदा है। लेकिन आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है, आप वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी कंट्री बन जाओगे पॉपुलेशन वाइज, लेकिन एरिया तो आपके पास 7th लार्जेस्ट के नंबर पे आ रहा है, लोग रहेंगे कहां, काम क्या दोगे आप, तरह तरह की समस्याएं, तो वो चिंता का विषय है, ठीक है। लेकिन अब हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं। वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड सून वी विल टेक ओवर चाइना। ये तय है कि हम चाइना को टेक ओवर कर लेंगे एंड वी विल बिकम दी लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट्स नेक्स्ट, अगर डाइवर्सिटी की बात करोगे तो वो भी उस पर मैं आऊंगा, ठीक है। पॉपुलेशन डाइवर्स कितनी वो भी समझाऊंगा। बाकी इंडिया को और अगर देखें तो दी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ठीक है, दी नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। अब जरा ऐसे समझो, मैंने आपको पहले ही चीजें क्लियर कर दी थी कि
क्या होता है कि आप लैटिट्यूड्स देखते हो, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स देखते हो आप, ये सारा सब कुछ भी पढ़ोगे आप आगे और वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ तक की एक्सटेंट है पूरी ये, ठीक है, ये नॉर्थ है, यहाँ मैप पे बताया था ना डायरेक्शन ऐसे लिख देते हैं एन, तो ये नॉर्थ से ये साउथ है। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है तो 3200 किलोमीटर लंबी है हमारी एक्सटेंट है, इतनी बड़ी। मतलब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक से जाओगे तो आपको 3000 किलोमीटर 3200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वो गाना सुना आपने चेन्नई एक्सप्रेस में, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी वाला, तो वो उन्होंने पूरा इंडिया नाप दिया, ठीक है। अब वही चीज अगर आप ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखते हो, मतलब ये मतलब वेस्ट टू ईस्ट, यहां से यहां तक जाओगे अगर इंडिया पूरा, तो ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहां है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक हमारा एक्सटेंट कितना है देखो, तो द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, ठीक है, तो KUTCH कच्छ है, ये इन्होंने स्पेलिंग गलत करी है। तो अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर का एक्सटेंट है। तो लगभग हम हमारे ईस्ट और वेस्ट में क्या है, बराबर ही है, 100 200 300 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो है कितनी, 2900 किलोमीटर। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इंडिया की पोजीशन, मतलब पोजीशन वाइज भी हम कितने वेल प्रोटेक्टेड हैं, उसके बाद में हमारी एक्सटेंट क्या है, हमारा एरिया क्या है, वो सारी चीजें। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी की। आओ जरा, डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। कितना डाइवर्स कंट्री मतलब यहाँ पे लैंडफॉर्म्स अलग अलग है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज एंड कल्चर लोगों का अलग अलग है। कैसे समझना, तो लैंडफॉर्म में हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तरह तरह के, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए लैंडफॉर्म, माउंटेन्स भी है हमारे यहाँ, प्लेटू भी है हमारे यहाँ, प्लेन्स भी हैं, सारी चीजें मिल रही है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे वेजिटेशन की अगर बात करें तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कोनिफेरस भी है जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं क्योंकि पहाड़ है हमारे यहाँ। प्लेन्स पे जिस तरह के ट्रॉपिकल, डेसिडियस, ड्राई, एवरग्रीन, जहां बहुत ज्यादा बारिश चाहिए रहती है तो हमारे बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, थोड़ी मीडियम बारिश वो भी होती है। डेजर्ट है तो वहां पे जो डेजर्ट वेजिटेशन होता है ना, डेट पाम्स वगैरह जैसा आपने पढ़ा था, ठीक है, थ्रोनी बुशेस वगैरह जो काटे, कैक्टस वगैरह, वो भी पाया जाता है। वेजिटेशन में भी बहुत डाइवर्सिटी है हमारे देश में। फिर क्लाइमेट भी देखोगे तो सब तरह का हमारे यहाँ, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे सब ट्रॉपिकल भी है, क्लाइमेटिक जोन्स भी अलग अलग है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करोगे तो जानवर भी सब प्रकार के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, गीदड़ सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो उस तरह से वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, हर चीज में। लैंग्वेज और कल्चर में अगर डाइवर्सिटी की बात करोगे, डाइवर्सिटी शब्द समझ में आता है ना आपको, आपने सिविक्स में भी पढ़ा था, मतलब भिन्नताएं अलग अलग। तो अगर आप बात करोगे लैंग्वेज और कल्चर की, तो कितना अलग कल्चर, कितना अलग लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, तरह तरह की 777 प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है। हर स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। साउथ में चले जाओ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, मलयालम, तो कितनी सारी लैंग्वेज, गुजराती है, राजस्थानी है, मराठी है, बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती है, ठीक। अब ये दिस एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर नेशन। अब इतना डाइवर्स नेशन है हमारा, तो आर कंट्री इंडिया को पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। इतना डाइवर्स देश है, कोई दूसरा देश नहीं होगा इतना वर्ल्ड में डाइवर्स, ठीक है। तो अब जैसे आपको पता है कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर में मैं आपको थीम बताता हूं, थीम बताई कि चैप्टर किस बारे में है। अब अगली चीज देखो आपकी, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, टॉपिक्स क्या क्या है। हम लोकेशनल सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। मतलब इंडिया आपने देख तो लिया अच्छा देश है, लेकिन है कहां, उसे लोकेट कैसे करोगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेबर्स, भैया पड़ोसियों को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक कॉलोनी में घर लेने जाते तो वहां ये देखते कि आपके पड़ोसी कौन होंगे, तो यहां तो और जरूरी है देखना कि हमारे नेबर्स कौन कौन से, इंडियाज नेबर्स। तो नेबर्स को समझेंगे कौन कौन से देश हैं। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कि हमारा जो पूरा कंट्री है, तो इस कंट्री को आपने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग। देखो ये दो टॉपिक्स जो है ना, इसमें अधिकतर बच्चे डाउट में रहते हैं, समझ नहीं पाते, बड़ी क्लासेस तक चले जाते हो फिर वहां समझते हैं। अभी समझ लो ना 6th क्लास में क्या दिक्कत है। देखो पॉलिटिकल वर्सेस फिजिकल, दोनों चीजें बहुत ज्यादा अलग है। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल मतलब ये होता है कि आपका जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो डिवीजन किया गया है, स्टेट बनाए आपने, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए आपने, तहसील बनाई, जो आपने बाउंड्रीज ड्रॉ करी, वो पॉलिटिकल मैप, मतलब वो बॉर्डर वाला मैप आ गया, ठीक है। तो वो बॉर्डर वाला जो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारी चीजें दिखाता है, वो पॉलिटिकल डिवीजन हो गया। वहीं पे फिजिकल डिवीजन मतलब क्या है कि जो फिजिकली, जो नेचर में जो जियोग्राफिकल डिवीजन है, जैसे पहाड़, ठीक है, नदी, प्लेन्स, प्लेटू, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, ये सब कुछ जो जियोग्राफिकल देखने को मिलता है वो फिजिकल होता है। तो इंडिया को हम पॉलिटिकली समझेंगे, फिजिकली समझेंगे, और लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है, जिस तरह से हम सारी चीजों को पढ़ते आते हैं। तो ये सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टे कनेक्टेड, ठीक है, पढ़ते रहना सारी चीजों को। किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे आप क्लास 4th से क्लास 12th तक सारी चीजें,
सारी चीजें मतलब क्या है, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो ज्योग्राफी के साथ साथ में आप पूरा एसएसटी पढ़ सकते हैं, पूरा एसएसटी के साथ साथ आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हो। और सिर्फ क्लास 6 का ही नहीं, क्लास 4th से क्लास 12th तक का सब कुछ पढ़ सकते हो। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर में बैठना है बढ़िया और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे मजे की बात क्या है पता है, ये सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हुई ना इंटरेस्टिंग बात, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए, ठीक है, फैमिली को और बड़ा करते हैं। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकेशनल सेटिंग के बारे में। लोकेशनल सेटिंग क्या होता है, देखिए लोकेशन को आपको सेट करना है, मतलब कि इंडिया है तो कहां पे। हमारा जो चैप्टर उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जब आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो तो आपसे कोई पूछेगा इंडिया कहां है, तो आप ऐसा थोड़ी बताओगे वो उधर उधर वहां जाना है, फिर वहां पे से ऐसे मुड़ जाना और फिर इंडिया आ जाएगा आपका। आपको वर्ल्ड मैप पे इंडिया को लोकेट करते आना चाहिए। अब यहां पे किस चीज का इंपॉर्टेंस आता है, तो ध्यान करो, मैंने स्टार्टिंग लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बताए थे, समझाए थे। तो जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स है ना, वो अब काम आएंगे। अगर आप देखते हो वर्ल्ड में इंडिया कहां है तो आप बोलोगे वर्ल्ड में इंडिया यहां है, लेकिन ये यहां से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या है, ये इक्वेटर है तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में इतने लैटिट्यूड्स पे, इतने लॉन्गिट्यूड्स पे। तो इस तरह से लोकेशनल सेटिंग वाले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि वी शुड नो हाउ टू लोकेट आवर कंट्री। हमारा कंट्री है तो कहां है, कैसा है, वो चीज हमें लोकेट करते आना चाहिए। फाइन, वो सारी चीजों को हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। देखो, तो इंडिया इज लोकेटेड इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जो इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, जैसे यहां 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, ठीक। अब इक्वेटर के ऊपर जो रहेगा पूरा नदर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया लाइज एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फीयर, तो हम एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। फिर अगली चीज क्या है, अगला पॉइंट देखो, तो दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री। पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री मतलब क्या है कि इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकला हुआ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये ऊपर हो गया थोड़ा, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से इंडिया के एकदम बीचों बीच से निकला हुआ है, ठीक है, हाफ वे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में। देखो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं आपने स्टार्टिंग के चैप्टर पूरे पढ़े, अच्छे से पढ़े, सारी चीज समझ में आती है आपको। तो सनरेज जो है तो डायरेक्ट यहां तक रहती है, इसके बाद में टिल्ट होके जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिकल एरिया रहता है जो, ठीक है। तो इंडिया क्या है कि इंडिया में क्लाइमेट की अगर आप बात करोगे, जैसे जो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि डाइवर्सिटी है, तो हम ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल में भी आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग बीच से पास करते हुए जाता है, ठीक है। और क्या है, तो मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्या है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ से लगा के 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं यहां पे, क्योंकि जैसे इक्वेटर अगर यहां पे, तो हम इक्वेटर से ऊपर है ना नदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए नॉर्थ लिखते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये लैटिट्यूड से, तो 37 डिग्री वाला लैटिट्यूड से लगा के 8 डिग्री वाला लैटिट्यूड, इसके बीच में इंडिया है। ये होता है लोकेशनल सेटिंग। आपने लोकेट कर दिया कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है। अब लॉन्गिट्यूड्स भी तो बताना पड़ेंगे, तो ये लॉन्गिट्यूड भी हो जाएंगे यहां से, जैसे आप देखोगे तो ये देखो, ये लॉन्गिट्यूड हो गया 68 डिग्री से लगा के कहां तक हम 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब यहां पे ईस्ट लिखेंगे या वेस्ट लिखेंगे, सोचो जरा 2 मिनट के लिए, मैं भी चुप हो जाता हूं, आप सोचो जरा, ठीक है, कि यहां पे ईस्ट लिखेंगे या वेस्ट। क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना। जैसे यहां पे देखो मैंने लिखा है कि इंडिया लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे, देखो जरा यहां पे, तो आप अगर देखते हो तो ये हो गया ग्रीनविच मीन टाइम मान लो, ठीक है। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट में जो है, इसके पीछे वाली सारा वेस्ट, इसके पीछे वाला सारा ईस्ट, तो इंडिया तो ईस्ट में आता है, ये इंडिया ईस्ट में आ गया। तो इस सेंस में हम क्या लिखेंगे, इस सेंस में हम लिखेंगे ईस्ट। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को हम अगर दोनों की जो पूरी एक्सटेंट है वो लिख देंगे तो आपने इंडिया को लोकेट कर दिया एग्जैक्टली, वही चीज है। तो लैटिट्यूड वाइज ये 68 डिग्री 7 मिनट से लगा के कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट्स। लॉन्गिट्यूड वाइज अगर देखें तो 37 डिग्री से लगा के 8 डिग्री 4 मिनट्स तक, ठीक है, नॉर्थ। ये हमारा पूरा इंडिया है जो इस तरह से लोकेटेड है, हमने उसको सेट कर दिया। आया समझ में यहां तक, बताओ, ठीक है, ये हमने इंडिया को लोकेट कर दिया। अब क्या है, इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री, ये
लॉन्गिट्यूड्स बता दिया मैंने आपको, एंड टू अवॉइड द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, ये भी समझाया मैंने आपको। अब क्या होता है, देखो इतना लंबा एक्सटेंट है 68 से कहां तक का, 97 से। मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने रोटेशन रेवोल्यूशन वाले जो वीडियो लेक्चर्स थे वो देखे, ताकि आपको समझ में आएगा कि टाइम लैग क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हम। तो अब देखो इंडिया में 68 डिग्री से 97 डिग्री इतना लंबा एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूड का। अब ये 1 डिग्री पे 4 मिनट हो जाते हैं, ये लगभग पूरा 30 डिग्री है। तो यहां पे क्या होता है, 2 घंटे का टाइम लैग होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले निकलता है और गुजरात में 2 घंटे लेट आता है, ये पूरा टाइम हो जाता है ना। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे होंगे, तब यहां पे सुबह के 6 ही बज रहे होंगे। लेकिन फिर तो दिक्कत आ जाएगी, आप बर्थडे विश करोगे किसी को तो आगे पीछे हो जाएगा वो, तो अगर आपका दोस्त कोई यहां पे है तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना के रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन बना के रखा है हमने, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, ये रहा स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसके थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जो पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, 82 डिग्री दिखा है यहाँ पे, 82 डिग्री, ये 82 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, टाइम लैग को, मतलब 1 घंटा हम इधर पीछे आ गए, 1 घंटा हम इधर आगे आ गए, तो हमारी घड़ी जो है, हमारी वॉच जो है, तो वो इस टाइम के हिसाब से पूरे कंट्री में इसके हिसाब से टाइम जोन चलता है, ठीक है, ये टाइम जोन होता है। फाइन, तो टू अवॉइड टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज बीन टेकन अस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये हमारा, यहां से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन आता है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन अगर है तो इसको आप कहां पढ़िएगा, चैप्टर 2 में या 3 में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पता है कि टाइम लैग क्या होता है, टाइम डिफरेंस क्या होता है, मैंने अच्छी तरह से बताया, ठीक। ये हो गया। अब देखो क्या है, तो ये हमने पूरा इंडिया का लोकेशनल सेटिंग देख लिया, इंडिया कहां पे लोकेटेड है, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि उधर उधर लोकेटेड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, ये आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट लोकेशनल सेटिंग। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। फाइन, अब इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 4 से क्लास 12 तक सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, चैप्टर्स, सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में मैग्नेट बीन्स पे अवेलेबल है। ये सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, घर बैठ के आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बस। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडियाज नेबर्स, इंडियाज नेबर वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज नेबर्स पढ़ने वाले हैं। मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। जब आप इंडिया पढ़ रहे हो तो मैंने आपको इंडिया की लोकेशनल सेटिंग बताई पिछले वीडियो में। अब आपने इंडिया को समझ लिया, इंडिया कहां पे है। अब इंडिया को और अच्छे से समझने के हमें यह भी देखना होगा कि हमारे आजू बाजू में कौन है हमारे आजू बाजू में, हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी देश। अब पड़ोसियों से तो रिश्ते अच्छे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए सारी चीजें देखते हैं, हमारे पड़ोसी कौन कौन है, कैसे रिश्ते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, तो इंडिया को अगर आप देखते हो ना, तो इंडिया एक तरह से क्या है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है पूरा, कि ये आजू बाजू के 7-8 देश जो है वो मिलकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के साथ में बहुत इंटीग्रली जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इंडिया से ही निकले हैं। अगर आप पास्ट में जाते हैं, जैसे आप हिस्ट्री में जाते हैं और पीछे जाते हैं थोड़ा, और आज से 100 साल 500 साल पहले, तो ये पाकिस्तान हमारा, अफगानिस्तान हमारा, नेपाल हमारा, भूटान हमारा, बांग्लादेश हमारा, सारे देश हम में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सेंस में क्या है कि आज पॉलिटिकली वो डिवाइड होते चले गए हैं, लेकिन जब आप अखंड भारत की बात करते हो ना, तो ये सारे नेशंस क्या थे, इसी एरिया के, मतलब एक लैंड की तरह कंसीडर किए जाते थे। एक तरह का कल्चर यहाँ पे लगभग देखने को मिल जाएगा, एक तरह का कल्चर इन द सेंस की, देखो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक तरह की इवोल्यूशन यहाँ पे हुई है, एक तरह की हिस्ट्री इन लोगों के साथ में आई है कहीं ना कहीं। ब्रिटिश टाइम पीरियड में जैसे आप देखोगे, उससे पहले के टाइम पीरियड में देखोगे, मुगल टाइम पीरियड में, तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ था। यहाँ म्यांमार से लगा के अफगानिस्तान, सब कुछ पूरा क्या था, एक एम्पायर रहा कभी कभी। क्लियर है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। और तो ये जो है इंडिया जो है, तो वो इंडियन नेबर्स जो है, तो एक तरह से कह सकते हैं इंडियन लैंडमास का ही पार्ट है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर लैंड नेबर्स को हम समझे तो देखो लैंड नेबर्स कौन कौन है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान हमारा पहला लैंड नेबर हो गया। पाकिस्तान के बाद में हमारा एक नेबर अफगानिस्तान भी है। देखो यूजुअली क्या होता है, लोग सोचते हैं अफगानिस्तान हमारा नेबर नहीं हो तो पाकिस्तान से टच करता है, लेकिन एक बॉर्डर एरिया शेयर होता है कश्मीर वाले एरिया पे, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर होती है, ध्यान रखना, अफगानिस्तान इज ऑल्सो आवर लैंड नेबर, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और हमारा अच्छा दोस्त कौन आया, चाइना, ठीक। तो ये चाइना भी हमारा क्या है, यहां पे आप देखोगे तो
चाइना भी हमारा लैंड नेबर है, चाइना के साथ भी हमारी बहुत ज्यादा बॉर्डर शेयर होती है। फिर चाइना के बाद में क्या है, तो अब नेपाल, ठीक है, सारे अच्छे दोस्त हैं ये, तो नेपाल भी हमारा क्या है, नेपाल भी हमारा एक नेबर है। अब देखो मैं अच्छे दोस्त बोल रहा हूं, क्लियर कर देता हूं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन रहेगा। ये इन कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं। बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या है, लैंड नेबर्स हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है। और ये क्या है, ये बड़े एक तरह से चोर लोग हैं, तो इन्होंने क्या करा, हमारी बॉर्डर पे एनक्रोच करके आ गए। तो जैसे पाकिस्तान में भी क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पे आप देखेंगे अक्साई चीन वाला एरिया जो है तो वो चाइना के अंडर में है, तो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है। लेकिन हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए कि दीज पार्ट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हम कैसे दे देंगे किसी को भी, ठीक है। नेपाल, फिर उसके बाद में भूटान एक सच में अच्छा दोस्त है हमारा, ठीक है, भूटान एक अच्छा दोस्त। फिर भूटान एक हमारा नेबर हो गया, भूटान के बाद में म्यांमार, और म्यांमार के बाद में बांग्लादेश। तो ये सारी कंट्रीज क्या हमारी लैंड बॉर्डर है, मतलब लैंड नेबर्स हैं, ठीक है, इनके साथ में हमारी लैंड बॉर्डर शेयर होती है, तो ये लैंड नेबर्स हो गए, ठीक है। लैंड नेबर के बाद में आप देखो क्या है, ये कुछ लैंड नेबर जो है तो वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। शब्द अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो मैं क्लियर कर देता हूं। देखो लैंड लॉक्ड कंट्रीज मतलब क्या है कि जैसे नेपाल को देखो आप और भूटान को देखो, नेपाल और भूटान के पास में समुद्र का रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें समुद्र तक जाना है तो कहां से होकर जाना पड़ेगा, इंडिया से होकर जाना पड़ेगा। भूटान को समुद्र में जाना है तो ये बांग्लादेश इंडिया से होते हुए जाना पड़ेगा। तो इस सेंस में क्या है कि हमारे दो नेबर्स क्या है, लैंडलॉक्ड हैं। अब जैसे पाकिस्तान को जाना है तो पाकिस्तान के पास ये रास्ता है, लेकिन अफगानिस्तान के पास भी रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से होते हुए जाएगा अगर समुद्र के थ्रू जाना है तो, मतलब उनका जैसे जो गुड्स वगैरह आएंगे तो गुड्स वगैरह कैसे आते हैं, अमेरिका से बुलाया आपने तो वो अधिकतर ओशियन रूट्स के थ्रू ही आता है ना। तो ये जो लैंडलॉक्ड नेबर्स हैं, ठीक है, लैंडलॉक्ड नेबर जो हैं तो इन्हें हम सी रूट देते हैं, फिर भी इतराते हैं ये लोग, ठीक है, जैसे नेपाल। तो अब क्या होता है, ये सारे लैंड नेबर्स हैं और ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज भी इसमें दो। लैंडलॉक्ड कंट्रीज का कंसेप्ट आ गया ना समझ में, मतलब ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हो, लैंडलॉक्ड वैसा, ठीक। आगे और देखो क्या है, हम एनालाइज कर रहे हैं पूरे नेबर्स को। फिर अगली चीज क्या है, आइलैंड नेबर्स। तो ये तो हमारे क्या हो गया, लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले नेबरिंग कंट्रीज है, जिनके साथ में हमारी बॉर्डर शेयर हो रही है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके साथ हमारा क्या होता है, जिनके साथ हमारे ओशियन रूट शेयर होता है, मतलब ओशियन कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल वाटर है वो हमारा शेयर होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पे आप मालदीव्स देखोगे, मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे एकदम पास में है, ठीक है। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका भी क्या है हमारा, श्रीलंका के साथ में भी ओशियन वाटर शेयर होता है, तो श्रीलंका भी हमारा क्या है, ओशियन नेबर हो गया, ठीक है, सी नेबर हो गया। अब आप ऐसा बोल दोगे कि ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप भी तो है, तो भैया ये दूसरे कंट्री नहीं है, ये हमारे ही पार्ट है, ये हमारे आइलैंड ग्रुप है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इनके बारे में, जब मैं आपको फिजिकल पार्ट समझाऊंगा ना तब। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये हमारे ही क्या है, ये हमारे ही कंट्री है, ठीक है, ये हमारे ही ये हमारे ही आइलैंड है। और कंट्री में श्रीलंका और मालदीव्स, तो ये दो हमारे सी नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, ओशियन नेबरिंग कंट्रीज हैं। क्लियर हुआ। अब आगे क्या है देखो, तो पाल्क स्ट्रेट। अब स्ट्रेट और इस्थमस, इस्थमस क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैंने दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से समझाई थी आपको। इस्थमस क्या होता है आप बताएंगे मुझे, और कमेंट सेक्शन में पाल्क स्ट्रेट के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो स्ट्रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, एक वाटर का एक नैरो पैसेज जो क्या करता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को, जैसे बे ऑफ बंगाल इधर हो गया इंडियन ओशियन, दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को मिलाता है, कनेक्ट करता है। या फिर दो लैंडमास के बीच में एक जो पैसेज होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। तो ये स्ट्रेट है यहां पे, ठीक है। इस स्ट्रेट का नाम, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नैरो पैसेज है किस चीज की, ओशियन की, ठीक है, पानी की, वो है पाल्क स्ट्रेट। तो पाल्क स्ट्रेट आपको ध्यान रखना, पाल्क स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल और मालदीव्स को मिलाता है और इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियाज नेबर्स। इंडिया के नेबर समझ में आ गए। अब जरा स्नैप रिकैप हो जाए एक बार, सारे रिकॉल करते हैं। देखो हम आंख बंद करेंगे, मैं भी आंख बंद करता हूं, आप भी आंख बंद करो और देखते हैं। तो यहां से अगर स्टार्ट करें तो लैंड नेबर्स में कौन कौन आ जाएगा, लैंड नेबर्स में हम देखेंगे, मैप विजुअलाइज करना सीखो, विजुअलाइज करोगे ना तब बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और आप रटते रहोगे रटते रहोगे रटते रहो, एक दिन भूल जाओगे। लेकिन विजुअलाइज कर लिया एक बार आपने, इमेज कैप्चर कर ली अपने माइंड में, तो फिर क्या होगा, फिर बहुत आसानी हो जाती है, ठीक। अब चलो देखो, तो यहां पे क्या है, इधर अगर हम देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के ऊपर, मतलब मैं आंख क्यों बंद करूं, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं, आप बंद करो, ठीक है, आपको नहीं दिखना चाहिए, फाइन। तो पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, चाइना आ गया, चाइना के बाद में नेपाल आ गया, नेपाल के बाद में भूटान आ गया, फिर म्यांमार आ गया और फिर बांग्लादेश आ गया। तो ये हमारे लैंड नेबर्स हो गए। और दो जो सी नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मालदीव्स, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, और दूसरा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका वही जिसको हमने वर्ल्ड कप में हराया था, ठीक। तो ऐसे कुछ भी करके ध्यान रख सकते हो आप, बाकी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से हमारे नेबर्स है। आगे समझ में। तो ये टॉपिक हमारा यहां पे होता है
कंप्लीट। आई होप यू एंजॉयड इट। कुछ वैल्यूएबल डिटेल्स आपको मिली है, समझ में आया कि अच्छा क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन नेबर्स हैं। और ये ध्यान रखना है हमेशा मैप विजुअलाइज करके रखना है। मैप एक घर में लगा लो। देखो एक मैं आपको टिप देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप सोचोगे कि मैप कैसे विजुअलाइज करें, घर में लगाओ, ठीक है, चलते फिरते इधर उधर उसे देखो, घूरो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे आपकी इमेज में छपने लगेगा, और एक बार जब वो इंप्रिंट हो जाएगा ना तो फिर बड़ा मजा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज नेबर्स। ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने वीडियो लेक्चर देखा ना, बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। ये सारे वीडियो लेक्चर्स, मजे की बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। फाइन, अभी आपको करना है कि आपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगला टॉपिक जो है हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा, तो हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखेंगे इंडिया का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहां तक किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, देखिए अभी तक जो हमने चैप्टर में देखा तो हमने इंडिया को समझा, इंडिया के नेबर्स को समझा, ये सारी चीजें। अब इंडिया को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, मतलब इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी क्लियर कर दिया था कि आपको एक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल इंडिया या फिर पॉलिटिकल मैप की जब आप बात करते हो और जब आप बात करते हो फिजिकल मैप की, तो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिटिकल मतलब क्या हो गया, देखो पॉलिटिकल डिवीजन मतलब ये हो गया कि जब आप कंट्री को उसके पॉलिटिकल यूनिट्स के हिसाब से पढ़ते हो, मतलब उसमें क्या स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, तो जब आप क्या करते हो जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, या फिर वो डिवीजन जो डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से किया गया हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब क्या है कि जैसे हम देखते हैं ना, प्रशासन चलाना होता है। प्रशासन चलाना मतलब कि आपको पता है कि आप जब डिस्ट्रिक्ट्स बना दोगे तो उससे क्या रहेगा कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो जाएंगे, ठीक है, पार्षद हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे, वो वहां का हो गया। स्टेट लेवल पे फिर क्या हो जाता है, चीफ मिनिस्टर हो जाता है, गवर्नर हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर कंट्री लेवल पे जैसे आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आया ना, मतलब देश चलाने के लिए जो डिवीजन करते हो, ठीक है, जो आपने किया है आपकी तरफ से, वो पॉलिटिकल डिवीजन होता है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इस बड़े से कंट्री को ऐसा थोड़ी ना कि एक इंसान प्राइम मिनिस्टर है तो पूरा प्राइम मिनिस्टर देश चला लेंगे हमारा, ऐसा नहीं है ना। आपको वर्क को डेलीगेट करना पड़ेगा, मतलब वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया, अलग अलग लेवल्स बना दिए, अलग अलग डिविजन्स बना दिए कि एक पूरा सेंट्रल लेवल होगा, एक स्टेट लेवल होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ताकि क्या हो, ताकि आप अच्छे से काम कर सको, आप अच्छे से एडमिनिस्टर कर सको, ठीक है। तो इस सेंस में हम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आया समझ में ये, ठीक है, फाइन। अब आगे देखो क्या है, तो हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ 28 स्टेट्स। अब आप बोलोगे सर बुक में 29 लिखा है, तो ये सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। देखो क्या होता है कि तेलंगाना जो है, तो तेलंगाना लास्ट स्टेट बना था 2014 में, मतलब जो आखिरी स्टेट एक नया बनाया। आंध्र प्रदेश, ये देखो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश था, मतलब आंध्र प्रदेश पहले इतना बड़ा था, ये ऐसा। फिर क्या होता है, तो आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट अलग बन गया, ये तेलंगाना, तो इसे हम कहते हैं कि हमारा 29th स्टेट बना था। लेकिन फिर अभी रिसेंटली 2019 में क्या हुआ, तो एक जो स्टेट था ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि ये चीजें पता रहना चाहिए आपको, करंट अफेयर्स में भी आ जाएगी। तो ये एक स्टेट जो था हमारा कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, तो 2019 में क्या हुआ, हमने इस स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। सवाल आपके मन में, यूनियन टेरिटरी क्या है, स्टेट क्या है, पहले ये तो बता दो। चलो देखो समझते हैं। स्टेट आपको पता है क्या, राज्य होते हैं। जैसे पूरा कंट्री है तो पूरे कंट्री में आपने अलग अलग, जैसे राजस्थान बना दिया, गुजरात, मतलब राजस्थान बना दिया, गुजरात बना दिया, मध्य प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश बना दिया। तो ऐसे अलग अलग आप जब पॉलिटिकल यूनिट्स बनाते हो सेकंड टियर पे, मतलब कंट्री के बाद में स्टेट्स आते हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, तो यूनियन टेरिटरी कंट्री का वो हिस्सा होता है, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, यहां पे आप देखोगे पुडुचेरी हो गया, यहां पे दमन एंड दीव हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया। तो ये जो छोटे छोटे एरियाज है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स क्या, इन्हें यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जो सेंट्रल लेवल पे, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट देखते हो ना, समझने के लिए ये समझ लो, तो जो सेंट्रल लेवल पे दिल्ली में जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को संभालती है, यूनियन गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जैसे ये यूनियन टेरिटरीज, जहां पे कंट्रोल किसका रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का।
और स्टेट जो है जैसे मध्य प्रदेश बनाया है, तो मध्य प्रदेश में किसका कंट्रोल रहेगा? मध्य प्रदेश में कंट्रोल रहेगा वहां की स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जैसे मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट अभी बीजेपी की, तो वो बीजेपी यहां पे कंट्रोल करेगी। आगे समझ में ये चीजें रहती है, ये आपको यहां पे डाउट नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का कि क्या यूनियन टेरिटरीज है क्या स्टेट्स है। तो यूनियन टेरिटरीज आर द पार्ट ऑफ अ कंट्री विच आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसे एडमिनिस्टर करती है, सिंपल। तो अब देखो क्या है, हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। अब 28 कैसे हैं? तो मैंने बताया कि पहले 29 हुआ करते थे स्टेट्स, फिर एक स्टेट को क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया। मतलब अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में आपने जम्मू कश्मीर में से क्या कर दिया? कश्मीर अलग निकाल दिया, कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख और कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। तो उसके चलते क्या होता है कि पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, तो अब 2 और बन गए, तो कितना होना चाहिए? 9 यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। आपकी बुक में 9 लिखा है, ठीक है, बुक में तो नहीं लिखा होगा, बुक में पुराने बुक है तो उस हिसाब से क्या है, जैसे नई बुक्स है तो उसमें तो लिखा होगा, बाकी पुरानी बुक्स में नहीं 7 यूनियन टेरिटरी लिखा है। तो 7 में क्या होता है, यहाँ पे 2 और ऐड हो जाती है, तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो 8 ही लिखा है, तो अब यूनियन टेरिटरी लेकिन 8 ही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। तो देखो मैं आपको सारी चीजें बताते चल रहा हूं ताकि डाउट ना रहे, पहले का भी पता रहे अभी का भी पता रहे, ठीक है। अब ये 8 यूनियन टेरिटरी क्यों लिखा है? तो देखो जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया, तब 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड हो गई थी, एक लद्दाख और एक कश्मीर, ठीक है। फिर क्या होता है, तो अब 9 हो गई है, लेकिन उन 9 में से फिर 2 यूनियन टेरिटरीज को जोड़ दिया। तो पहले दादर एंड नागर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, दादर एंड नागर, और दमन एंड दीव, तो दमन एंड दीव अलग यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। तो दादर एंड नागर जो है, तो दादर एंड नागर एक यूनियन टेरिटरी हो गया, दमन एंड दीव दूसरा यूनियन टेरिटरी हो गया पहले। अभी क्या हुआ, तो अभी जनवरी 2020 में क्या होता है कि ये दोनों यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया गया, तो अब दोनों मिला के एक बन गई है, मतलब दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हवेली, दमन एंड दीव, तो ये क्या हो गया, ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया, इतना बड़ा एक यूनियन टेरिटरी, मतलब ये 2 को जोड़ के एक कर दिया। जैसे देखा जाए तो 4 ग्रुप्स हैं, चारों ग्रुप्स की एक यूनियन टेरिटरी हो गई, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे एक नंबर अब कम हो गया, तो जो 9 मैं आपको बता रहा हूं, 9 से अब कितना हो गया, 8। तो एट प्रेजेंट देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। आया समझ में? अब देखो क्या है, तो दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। अब हमारा जो कंट्री है, तो हमारे कंट्री का नेशनल कैपिटल कौन है? हमारे कंट्री का नेशनल कैपिटल है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में हमारा नेशनल कैपिटल है। वहां पे आप देखते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से काम करती है, ठीक। फिर हमारी कंट्री में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो लार्जेस्ट स्टेट अगर हम देखें किसमें, एरिया वाइज, तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज हमारा कौन सा है? राजस्थान, सबसे बड़ा स्टेट। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। और स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर बात करें एरिया वाइज, तो सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज है गोवा, ठीक है, गोवा यहां पे घूमने जाते हैं ना लोग, तो ये गोवा है, क्लियर। ये सारा सब कुछ हो गया। अब देखो क्या है, आपको ये समझना होगा कि हमारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इस तरह से कि टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है। तो जैसे कंट्री हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये क्या हो गया, अब ये देखोगे आप, तो ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई है, और आप सभी का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट होगा ना एक, तो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, आप मुझे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, पता होना चाहिए आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है, तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, फाइन। तो ये सारा सब कुछ हुआ, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, क्लियर है। तो ये सारा सब कुछ हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, पढ़ा है, समझा है। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है। अब इसी के साथ में हमारा ये वाला जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, फाइन। अब ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो गया। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स इसी तरह से अवेलेबल है, सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप अपना सिलेबस आराम से घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर से? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया। तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, बड़ा मजेदार चैप्टर था, ठीक है, भारत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला हमें। चलो बहुत अच्छी बात है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे, अब वो क्वेश्चंस का आंसर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। बाकी मैं ये प्रिज्यूम करके चलता हूं कि हमने थ्योरी इतनी अच्छी तरह से पढ़ी कि अगर ये डिस्कस ना भी करें तो भी आप आंसर लिख सकते हो। क्या मैं ये सही सोचता हूं या नहीं सोचता हूं,
ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्या मतलब बिना एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिए भी आप अगर आंसर्स कर सकते हो तो वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी रहेगा कि हाँ भैया थ्योरी बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ ली कि अब उन्हें क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, हम क्या करेंगे कि सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करते चलेंगे एक साथ। फाइन, देखिए क्या है यहाँ पे, पहले हम देखते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो क्या क्वेश्चन है, नेम दी मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो जो पिछला वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने फिजिकल डिवीजन समझा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, क्या क्या लैंडफॉर्म्स हैं और दूसरी चीजें, तो उनके नाम दो। तो दी मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर द हिमालयास, द नदर्न प्लेन्स, ठीक है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक, तो ये सारे क्या है, फिजिकल फीचर्स है जो हमने देखे थे चैप्टर के अंदर, तो नाम दे दिया आंसर में। ठीक है, आगे क्या अगला क्वेश्चन, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ 7 कंट्रीज, नेम देम। इंडिया जो है तो अपनी लैंड बाउंड्री क्या है, 7 कंट्रियों के साथ में शेयर करता है। चलो ठीक, वो 7 कंट्री के नाम विजुअलाइज करवाए थे, चलो नाम दो। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। ऐसे ध्यान रखना है आपको कि इधर से सर्कल बनाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से 2 मेजर रिवर्स आते हैं, तो द रिवर नर्मदा एंड तापी। रिवर नर्मदा और तापी जो है तो ये अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं। ठीक है, जैसे ये इंडिया है बताया था मैंने, तो अधिकतर रिवर्स क्या है, ईस्ट फ्लोइंग होती है, ईस्ट में ड्रेन करती है, लेकिन नर्मदा और तापी 2 रिवर ऐसी है जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, आगे क्या है, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उस डेल्टा का नाम बताओ। तो डेल्टा का नाम क्या है, डेल्टा का नाम यह है कि वो जेठालाल जो है तो जेठालाल के साले का नाम जो है सुंदर। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे। क्लियर, आगे क्या है, आगे अगली चीज देखो, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट हैव कॉमन कैपिटल। हाँ जी, तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे यहां, तो हमारे यहां 28 स्टेट्स है एट प्रेजेंट। देखो बुक में अलग होगा, तो मैं बता रहा हूं पुरानी बुक जिनकी है तो वो सही कर लें। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब पंजाब और हरियाणा है, तो ये 2 स्टेट्स के बीच में एक कैपिटल है, और जो कैपिटल है वो क्या है, वो यूनियन टेरिटरी है। जैसे यूनियन टेरिटरीज क्या थी हमारी, तो ये जो 8 यूनियन टेरिटरी है उसमें दमन एंड दादर, नागर एंड दमन एंड दादर, ठीक है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये पूरा एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, उसी तरह से क्या है, और भी यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी है, फिर दिल्ली है, और चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, लद्दाख है, कश्मीर है, तो ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनमें एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ जो है तो चंडीगढ़ क्या है, 2 स्टेट्स की एक कैपिटल, एक यूनियन टेरिटरी, मतलब तो पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में एक कॉमन कैपिटल है, एक कैपिटल दोनों के लिए काम चलता है वहां से। ठीक, ये हो गया। अब व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में इतनी पॉपुलेशन क्यों रहती है, क्या है वहां पे, सोना मिलता है क्या। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं। दी नदर्न इंडिया, ठीक है, नदर्न इंडियन प्लेन्स आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ठीक है, सब कुछ बराबर है, फ्लैट है एकदम, तो वहां पे रहना आसान है। फिर उसके बाद में क्या है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स। ऊपर से नदियां क्या लेके आई थी अपने साथ, एल्यूवियल डिपॉजिट्स, उससे बना हुआ है। तो अब एल्यूवियल डिपॉजिट लाई थी तो वो फर्टाइल है। ठीक है, जैसे रिवर कौन कौन थी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। फर्टाइल लैंड होती है, दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। और इसी कारण से क्या, फर्टाइल लैंड है, फ्लैट एरिया है, आराम से आप क्या कर सकते हो, रह सकते हो, तो इस कारण से पॉपुलेशन यहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक, Why is लक्षद्वीप known as a coral island? लक्षद्वीप को एक कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है, ये आपको आंसर बताना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड इसलिए क्योंकि वो बना किससे है, वो कोरल पॉलिप्स से बना है। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड आर नोन एज कोरल आइलैंड बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ कोरल रीफ्स। तो ये किससे बने, एक एनिमल ने बनाया इन्हें। एक एनिमल कहेंगे सही रहेगा, एक मतलब टाइनी क्रिएचर, एक छोटा सा जीव है जिसके कारण क्या है, जिसने कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट किया है और उसके बाद में वो आइलैंड बनते चले गए, मिट्टी बनते चले गई है। तो विच आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स। ठीक है, मराइन एनिमल्स सही शब्द रहेगा, मतलब समुद्र में पाने वाला छोटा वाला जो एक एनिमल होता है उसका नाम क्या होता है, पोलिप्स, कोरल पोलिप्स। तो उस पोलिप्स ने अपने स्केलेटन से क्या किया है, पूरे के पूरे आइलैंड को बनाया, तो इस कारण से वो कोरल आइलैंड कहा जाता है। समझ आया कोरल आइलैंड क्या होता है। ठीक है, मैंने मतलब ये आंसर आपको यहां पे लिखना है क्योंकि वो कोरल पॉलिप से बना रहता है, एक मराइन एनिमल से। क्या काम होता है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। अगला क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फेवरेट। तो अब आपको भी क्या करना है, आंसर जो है तो मन में
सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है इसका। दी सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज, सदर्न मोस्ट, 3 रेंज बताई थी मैंने हिमालयाज की, ठीक है। हिमालयाज की जो सदर्न मोस्ट रेंज है वो सदर्न मोस्ट रेंज किस नाम से जानी जाती है हिमालयाज की, बताओ जरा, ठीक है। तो ये सदर्न मोस्ट रेंज है, सदर्न मोस्ट रेंज को हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक इज दी राइट आंसर। सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्री किस माउंटेन को कहा जाता है, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री कहा जाता है, तो वेस्टर्न घाट इज दी राइट आंसर। सही लगाते चलना आप भी, ठीक है। दी पार्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन दी कंट्रीज, बिटवीन विच 2 कंट्रीज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होता है पार्क स्ट्रेट, तो ये इंडिया है और ये यहाँ पे एक कंट्री है जो उन दोनों के बीच में यहाँ पार्क स्ट्रेट है, ये कौन सी कंट्री है, श्रीलंका, ठीक है। तो देखो ऑप्शन लेकिन सारे पढ़ना चाहिए हमेशा, तो श्रीलंका मालदीव्स कट हो गया, इंडिया एंड श्रीलंका ये सही आंसर है, और ये क्या इंडिया एंड मालदीव्स, ये भी गलत है, इंडिया एंड श्रीलंका। कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से सारे ऑप्शंस जो भी है वो पढ़ना है, ठीक है। अब क्या होता है, दी इंडियन आइलैंड इन अरेबियन सी आर नोन एज, ये इंडिया है, इंडिया के इधर बे ऑफ बंगाल, बॉब द बिल्डर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, और यहाँ है अरेबियन सी। अब ये पूछ रहे हैं अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है इंडिया का, इंडिया का आइलैंड पूछा, भैया तुम मालदीव मत लिख देना, मालदीव एक अलग कंट्री है, ठीक है। तो अब क्या है, दी इंडियन आइलैंड इन अरेबियन सी आर नोन एज अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव, तो लक्षद्वीप आइलैंड इज दी राइट आंसर। क्यों, क्योंकि मालदीव भी यहीं पे अरेबियन सी में, लेकिन वो हमारा आइलैंड थोड़ी ना है, वो तो एक दूसरा कंट्री है, इंडियन आइलैंड पूछा था, ठीक है। ये हो गया, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, लक्षद्वीप। अगला क्या है, दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन दी इंडिया इज, अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ माउंटेन, जब फोल्ड वगैरह सब कुछ बताया था, अब एज के हिसाब से देखें तो कौन सा माउंटेन सबसे पहले बना था, ठीक है। तो हिमालयास तो यंग माउंटेन है, वेस्टर्न घाट भी क्या है, यंग है, लेकिन अरावली जो है तो ये ओल्ड इरोडेड, इसीलिए तो छोटे हो गए, वो बूढ़े हो गए ना, तो अब वो विंड और इन सारी चीजों के कारण क्या है, टूटता चले गया है, तो अरावली इज दी राइट आंसर। आ गया समझ में, तो दिस इज ऑल अबाउट टिक द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्या, अब हम अगली चीज देखते हैं, फिलअप्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट डैश, इंडिया का एरिया क्या है, तो अब आपको यहां पे फिगर्स में लिखना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये इंडिया का क्या हो गया, एरिया हो गया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दी ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, ग्रेटर हिमालयाज मतलब क्या है, जो बाहर वाली, मतलब जैसे यहाँ पे तीनों रेंज मैंने आपको बताई, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, ठीक है, ये जो 3 रेंज है हमारी, तो मैं पूछ रहा है ग्रेटर हिमालयाज, ये ग्रेट है हिमालयाज, तो ये ग्रेटर हिमालयाज, हाइट ज्यादा है ना इनकी, बताया था मैंने, तो ये ग्रेटर हिमालयाज जो है, तो ग्रेटर हिमालयाज को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री लिखना है आपको आंसर, मतलब ये हिमाद्री हो गया यहाँ पे, ठीक है, हिमाद्री इज दी राइट आंसर, हिमाद्री, हिमाचल और नीचे शिवालिक। अगला क्या है, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, जब हमने आपको पूरा पॉलिटिकल डिवीजन बताया था, जब बताया था लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये ध्यान रखना, देखो अगर यहां पे लिखा रहता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो मतलब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, लेकिन अब ये एरिया पूछ रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, राजस्थान, राजस्थान इज दी राइट आंसर, राजस्थान। अब अगला क्या है, दी ये इसका यहां पे आंसर है, हाँ ठीक है, और ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कर लेना। अब दी रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू दी डैश सी, ठीक है, रिवर नर्मदा कौन से सी में जाती है, कौन से सी में ड्रेन करती है, अभी बताया थोड़ी देर पहले हमने, क्या, तो यहां पे अरेबियन, अरेबियन सी में जाती है ना, इंडिया के वेस्ट में, तो इधर अरेबियन सी है ये वाला, तो यहां पे वो ड्रेन करती है रिवर नर्मदा, और रिवर नर्मदा के साथ में एक तापी भी थी। दी लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द इंडिया, हाँ जी, तो एक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लेटा हुआ, अब इंडिया के एकदम बीचों बीच से हाफ वे से एक लैटिट्यूड जो जाता है, उस लैटिट्यूड का नाम क्या है, ये लैटिट्यूड कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से कैंसर नहीं होता है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप सोचने लगो कि यहां से निकलेंगे तो कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, ये राशियों के हिसाब से जो रहता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, क्लियर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ में हमारा जो चैप्टर है पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो चैप्टर हमने थ्योरी पार्ट पे भी कंप्लीट कर लिया और ये क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे पूर्ण आहुति देते हैं चैप्टर को स्वाहा, ठीक है, चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, फाइन। किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगली इंपॉर्टेंट चीज सुनो मेरी, क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी चीजें अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट सब कुछ अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको घर बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे वीडियो लेक्चर्स देखना है, मजे की बात सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, एंजॉय करो। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन बताया था। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखा था हमने। देखा था कि किस तरह से कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, क्या क्या है, वो सारी चीजें। अब देखो, जो फिजिकल और पॉलिटिकल की डिफरेंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, उसे ध्यान रखना है, रिकॉल करो। मतलब फिजिकल में हम क्या पढ़ेंगे? यहां पे हम देखेंगे जो नेचुरली जियोग्राफिकली जो है इंडिया में, ठीक है, तो क्या पहाड़ है, नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सारी चीजें, वो फिजिकल पार्ट में आ गया, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी में। पॉलिटिकल में हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे हमने इंडिया की बॉर्डर बनाई, हमने मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाई, हमने तमिलनाडु की बॉर्डर बनाई, हमने मणिपुर की बॉर्डर बनाई, तो वो हमने कंस्ट्रक्ट किए ना, वो पॉलिटिकल हो गया। अब फिजिकल डिवीजन की अगर बात करते हैं तो हम यहां देखेंगे कि नेचुरली इंडिया किस तरह से डिवाइडेड है, क्या क्या फीचर्स है इंडिया में, क्या क्या डिविजन है। आया समझ में? चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, और एक और चीज बताता हूं मैं। अभी क्या है, आपको एक टॉपिक है एक चैप्टर के अंदर, ये जो चैप्टर है आपका आवर कंट्री इंडिया, ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है फिजिकल डिवीजन, ठीक है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इतनी है कि आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, क्लास 9th में आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा, ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है, तो इस पे एक पूरा का पूरा क्या मिलेगा? एक चैप्टर मिलेगा। तो उसमें आपको सारी चीजें जानने को मिलेगी। जैसे मैंने हिमालयाज बोल दिया कि हिमालयाज है इंडिया में, तो हिमालयाज है तो क्यों है, कहां से आए हिमालयाज, वो सारी चीजें। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इन जनरल ये समझना कि हाँ, इंडिया में ये है, और अगर इंटरेस्ट है कि ये है तो क्यों है, तो वो वीडियो लेक्चर देख लेना आप 9th क्लास का, ठीक है। अभी आपकी क्लास के हिसाब से इसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्या फिजिकल फीचर्स है इंडिया में। फाइन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन की अगर आप बात करते हो तो देयर आर डाइवर्स फिजिकल डिविजन्स, ठीक है, मतलब अलग अलग बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। फिजिकल देखो होता क्या, जैसे आप छू सकते हो, तो वैसे छूने वाले या फिर जो दिख रहा है आपको कि हाँ इंडिया में ये है, तो इंडिया में माउंटेन्स है, इंडिया में नदर्न प्लेन्स है, वो सारा सब कुछ देखते हैं। तो क्या क्या है? जैसे माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ये ज्योग्राफिकल टर्म हो गई कि पहाड़ है। पहाड़ कौन से हैं? तो जैसे हिमालयाज पढ़ेंगे हम, इंडिया में हिमालयाज हैं, ठीक है। प्लेन की अगर बात करें तो इंडिया में नदर्न प्लेन है। नदर्न प्लेन क्या है, कैसे है, कहां पे, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट भी है। तो इंडिया में जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है? मैंने आपको बताया था पहले भी, इंडिया में जो डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे कहते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू है, इसमें डेक्कन प्लेट्यू वगैरह जो है, ठीक। फिर उसके बाद में इंडिया में क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। तो इंडिया के दो कोस्टल प्लेन, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो समझाऊंगा मैं आपको। फिर क्या है? कोस्टल प्लेन हो गया। कोस्टल प्लेन के बाद में जैसे आइलैंड, तो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मतलब हमारे पास 2 आइलैंड है, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो, स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले तो ये पूरा हमारा इंडिया है। अब इंडिया में जैसे आप देखोगे तो हिमालयन माउंटेन्स, ये यहां पे आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया? इंडियन डेजर्ट, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको ये यहां देखने को मिल गया, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा कोस्टल एरिया, तो ये कोस्टल एरिया हो गया यहां पे। फिर मैंने कहा पेनिनसुला प्लेट्यू, तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है आपको पता है कि जमीन से उठा हुआ एरिया ऊपर टेबल टॉप होता है। तो ये प्लेट्यू, ये मतलब मीन सरफेस लेवल से क्या है? ऊंचा है। जैसे देखो ना, ये आपको कलर दिख रहा है, तो माउंटेन रेंज, तो यहां पे क्या है, कहीं ना कहीं एलिवेटेड पार्ट है, जमीन का उठा हुआ हिस्सा है। फिर नदर्न प्लेन की अगर बात करें तो जैसे ये हिमालयाज हो गए यहाँ पे, अब ये नदर्न प्लेन है पूरा, ठीक है, नदर्न प्लेन, ये नॉर्थ में जो इंडिया के, तो ये प्लेन एरिया है, सी लेवल के बराबर, मतलब सी लेवल से ज्यादा ऊंचा नहीं है, प्लेन एकदम फ्लैट है, फर्टाइल लैंड है, ये सब कुछ। फिर आइलैंड की बात करते हैं तो देखो ये आइलैंड भी आ गए हमारे, ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। चलो अब इन्हें और अच्छे से समझते हैं कहाँ क्या है। तो हिमालयाज की अगर बात करें सबसे पहले, तो हिमालयाज का मतलब क्या होता है? हिम प्लस आलय, मतलब द अबोर्ड ऑफ स्नो। स्नो का एक तरह से आंचल देखने को मिलता है हिमालय, ठीक है, जहां पे पहाड़ है, पहाड़ों पे क्या है? पहाड़ों पे बर्फ है और सब कुछ जमा हुआ, तो हिमालय ऐसे शब्द बना है। दी हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालयन माउंटेन्स जो है, तो अब ये हमारा हिमालयन माउंटेन यहां से यहां तक है पूरा, ठीक है, ये पूरा हिमालयन माउंटेन्स है। अब हिमालयन माउंटेन्स की 3 रेंजेस हैं। रेंज क्या होती है? चलो अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे हम। तो रेंज क्या होती है? माउंटेन रेंज का मतलब ये होता है कि जब एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स, एक चेन, ठीक है, एक पूरी की पूरी लाइन रहती है माउंटेन की, उसे रेंज कहा जाता है। तो ऐसे हिमालय में, ठीक है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है पूरा का पूरा, तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में 3 रेंजेस हैं, ठीक है। एक रेंज ऐसी है, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, दूसरी रेंज बीच में है, ठीक है, जो बड़ी वाली रेंज से छोटी है, और फिर तीसरी रेंज जो सबसे इधर है, साउथ में है,
ठीक है। तो ये तीनों रेंजेस को देखो जरा, तो एक ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, ध्यान रखना, एक रेंज जो है उसे ग्रेट हिमालयाज कहा जाता है, ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज कहा जाता है। तो ये जो ग्रेट हिमालय है ये इसे हिमाद्री कहा जाता है। जो ऐसे देखोगे आप तो जो नदन मोस्ट रेंज है, ठीक है, सबसे नॉर्थ में जो है वो कौन सी है, नदन मोस्ट रेंज जो है उसे ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री कहा जाता है। ध्यान रखना, हिमाद्री के बाद में जो रेंज आती है वो है मिडिल हिमालयाज। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि बीच में जो है उसे मिडिल हिमालयाज कहेंगे, उनका नाम क्या है, हिमाचल हिमालयाज, हिंदी में इन्हें हिमाचल हिमालयाज कहते हैं। फिर अगर नीचे देखोगे तो शिवालिक, ये क्या है, ये सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली रेंज है, सबसे नीचे वाली रेंज जो है उत्तर प्रदेश वगैरह किससे जो टच होती हुई जाती है जिसके फुटहिल्स, वो है शिवालिक, ठीक है, तो इन्हें शिवालिक रेंज कहा जाता है। तो ये तीन रेंजेस जो हो गई, ये मैंने आपको बताई माउंटेन की। तो हिमालयाज की तीन रेंज कौन कौन सी है, ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री, मिडिल हिमालयाज हिमाचल और शिवालिक। आया समझ में। तो फिजिकल डिवीजन की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स जो है उनका नाम हिमालयाज है, हिमालयाज की तीन रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। शाबाश, ये बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये हिमालयाज हो गए। अब देखो आगे क्या है, दूसरा डिवीजन देखें तो नदन प्लेन्स। नदन प्लेन्स कहां पे है, तो आप देखोगे हिमालयाज के एकदम नीचे एडजेसेंट, हिमालयाज के फुट हिल्स पे पूरा का पूरा नदन प्लेन बना हुआ है ये, ठीक है, नदन प्लेन। अब इसको नॉर्थ में क्यों कह रहे हैं हम, तो देखो ये इंडिया है तो इंडिया का ये नॉर्थ वाला पार्ट हुआ ना ये, तो इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में इसके लिए इसे नदन प्लेन कहा जाता है। चलो आगे, तो अब देखो क्या है, दी नदन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय, हिमालयाज के साउथ में है ये हिमालय है, तो हिमालय के हिसाब से साउथ में हुआ हिमालयाज के, लेकिन इधर फिर भी नदन प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया के तो इन जनरल नॉर्थ में ना, ये इंडिया है तो इंडिया का तो नदन पार्ट में ही है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो द नदन प्लेन, द नदन इंडियन प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, दीज आर फॉर्म्ड बाय एल्यूवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स, ठीक है। अब ये बने कैसे हैं तो थोड़ा सा समझ लो। हिमालयाज से मैंने आपको पहले भी समझाया ये चीज कि माउंटेन से जब जो रिवर निकल के आएगी तो वो तोड़फोड़ करते हुए आएगी, इरोड करते हुए आएगी, तो वो रिवर्स क्या करती है, अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती है वो डिपॉजिट करते चली जाती है, यहाँ पे सब डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स। तो हिमालयाज से जो रिवर्स आई उन रिवर्स ने यहाँ पे सब कुछ डिपॉजिट कर दिया, और डिपॉजिशन के चलते क्या हुआ, यहाँ पे एक पूरा का पूरा नदन प्लेन बन गया, ठीक है, नदन प्लेन बन गया। तो ये नदन प्लेन है जहां पे फर्टाइल एलिमेंट्स मिलेंगे, जो पहाड़ों से नीचे कौन लेके आया है, रिवर्स कौन कौन सी है, तो देखो रिवर्स भी जान लो इंडिया में कौन कौन सी है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज पता है ना आपको, चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है वो आपको बताना है। तो ये हिमालयन रिवर्स जो है, हिमालयन रिवर्स कहां से, मतलब हिमालयन रिवर्स जो है तो वो वहां से पानी अपने साथ साथ लेके जाती है, पानी के साथ साथ मिट्टी लेके जाती है। रिवर कौन कौन सी होगी, तो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, जैसे गंगा रिवर ये यहां से यहां ऐसे फ्लो होती है, ब्रह्मपुत्रा इधर से निकल के आती है चाइना से घूमते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, जैसे आप देखोगे इंडस रिवर ये ऐसे चले जाती है। तो ये सारी रिवर्स क्या करती है, अपने साथ सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है और नदन प्लेन को बनाती है। अब देखो क्योंकि यहां पे फर्टाइल एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, प्लेन्स हैव फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब फर्टाइल लैंड है, प्लेन एरिया है, कंस्ट्रक्शन आसान है, आप घर बना सकते हो आराम से, खेती कर सकते हो, तो देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स इज हाई। तो इसी कारण से इन एरियाज में, ये प्लेन एरिया जो है तो प्लेन एरिया में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, ठीक है, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स इज हाई, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। और अब देखो, अब गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा एक शब्द आ गया है यहाँ पे, ठीक। तो अब ये क्या होता है कि प्लेन एरिया जो है, तो अब जैसे ये नदी गंगा यहां से बहते हुए आई, ब्रह्मपुत्रा यहां से बहते हुए आई, अब ये क्या है, यहां तो समुद्र है इसके नीचे, तो समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है मैं समझाता हूं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ये मेरी नदी है, मतलब ये नदी जो है तो मेरा हाथ नदी बन गया, ठीक है। अब ये नदी बहते हुए जा रही है, बहते हुए जा रही है। अब क्या होता है, समुद्र में मिलने से पहले नदी इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस निकाल देती है, अपनी छोटी छोटी एक एक ब्रांचेस निकाल देती है, तो वो क्या होता है, वो डेल्टा कहलाता है, ठीक है। ये समझो यहां पे देखो, तो ये गंगा रिवर आ रही है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ठीक है, और ये बांग्लादेश में जाके क्या करती है, मैं दिखूं ना दिखूं आपको ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, तो उस तरह से अब आप देखो ये बहुत सारे इसने क्या बना लिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लिए, अपने अलग अलग ब्रांचेस निकाल लिए, ब्लू कलर दिख रहा है। तो ये जब क्या करने वाली थी, समुद्र में मिलने वाली रहती है, तो समुद्र में मिलने से पहले क्या है, इसे डेल्टा बनाती है। क्यों बनाती होगी, चलो वो भी समझा देता हूं। देखो क्या होता है, समुद्र में मिलने से पहले एकदम प्लेन एरिया आ जाता है, पूरा प्लेन, समुद्र के पास जो कोस्टल एरिया तो वो प्लेन हो जाता है पूरा। अब प्लेन कोस्टल एरिया में आके क्या होता है, जैसे अब नदी को स्लोप मिलेगा अगर, तो वो एक लाइन में बहते हुए जाएगी ऐसे, लेकिन अब
स्लोप नहीं है, प्लेन है, तो अब नदी क्या है, अब मस्त मौला अपने हिसाब से घूमते फिरते जाएगी नदी। और अब क्या होता है कि अब क्योंकि प्लेन एरिया है, तो आपने देखा होगा टेबल पे अगर पानी गिर जाता है तो वो एक इधर से निकल जाएगा, ठीक है, एक उसका आप विंग इधर निकाल दोगे, एक विंग इधर निकाल दोगे। कभी हाथ से बना के देखना डेल्टा, बड़ा मजा आएगा। टेबल पे पानी गिराओ, खूब सारा मत गिराना, थोड़ा सा। अब वो पानी क्या है, बह रहा है, तो अगर प्लेन टेबल एकदम तो बहेगा नहीं, तो फिर आप आपकी उंगली से जिधर ले जाओगे उधर चले जाएगा वो, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि डेल्टा जो है तो प्लेन एरिया में आके रिवर जो है, तो वो रिवर का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है समुद्र में मिलने वाली, तो अलग अलग ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल देती है, और ये डेल्टा कहलाता है। आया मजा? तो ऐसा डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। जो कहां बनता है सुंदरबन डेल्टा? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के रिवर उस पे, मतलब माउथ पे बनता है, जहां रिवर मिलने वाली रहती है समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सुंदरबन डेल्टा इसका नाम है। क्लियर? अब आगे क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। चलो, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया फिजिकल डिवीजन में, मैंने आपको माउंटेन्स बताए, रिवर्स के बारे में कुछ कुछ बता दिया, और नदर्न प्लेन बता दिया, ठीक है। अब तीसरा डिवीजन देखते हैं, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट है कहां पे? तो जैसे अगर आपको दिखाएं ग्रेट इंडियन डेजर्ट मैप में, तो हमारा राजस्थान का ये इतना जो पार्ट है ये डेजर्ट आता है, ठीक है, ये पूरा डेजर्ट से कवर किया हुआ है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये यहां पे आ गया, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट की विशेषताएं देखो क्या है, तो इट इज ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है, इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। अब क्या होता है, तो डेजर्ट वाला जो पार्ट है, डेजर्ट वाले पार्ट में क्या प्रॉब्लम है वो समझो आप, थोड़ा सा बताता हूं। डेजर्ट में बारिश नहीं होती और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो यहां की सॉइल क्या होती है, ड्राई होती है, ठीक है। टेम्परेचर यहां पे हमारे यहाँ हॉट डेजर्ट है, एक कोल्ड डेजर्ट भी होता है, वो भी बताएंगे कभी आगे। तो हमारे यहाँ जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और गर्मी होने के साथ साथ बारिश कम होती है, और बारिश नहीं हो पाती, इस कारण से सूखा रह जाता है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है, इट इज ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है। इट हैज वेरी लेस वेजिटेशन। अब पानी नहीं है तो पेड़ कहां से लगाओगे, बिना पानी के पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से क्या है, छोटे छोटे बुशेस वगैरह हैं, बस थ्रोनी बुशेस हैं, जो कांटे वाटे की झाड़ियां हैं, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे, वेजिटेशन ज्यादा नहीं है, ठीक। ये हो गया, कल्टीवेशन भी नहीं हो सकता पानी नहीं है तो। क्लियर? अब अगला डिवीजन क्या आता है, पेनिनसुला प्लेट्यू। अब पेनिनसुला प्लेट्यू को समझो अच्छे से। तो देखो ये पूरा पार्ट जो है इंडिया का, अब हमने देखा कि इंडिया ये तो क्या हो गया, हिमालयाज हो गया, इधर नदर्न प्लेन हो गया, इधर डेजर्ट हो गया। अब इंडिया जो बचा है ना साउथ में, तो साउथ में जो बचा हुआ इंडिया है वो क्या बनाता है, वो बनाता है पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। तो पेनिनसुला प्लेट्यू यहां पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब पेनिनसुला प्लेट्यू को समझते हैं अगर, तो इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप एंड द रिलीफ इज हाईली अनइवन। समझो क्या है, तो पेनिनसुला जो है, पेनिनसुला प्लेटू जो पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है पहले ये भी समझ लो। तो पेनिनसुला मतलब जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे एक तरफ पानी, दूसरी तरफ पानी और तीसरी तरफ पानी। तो कोई भी हिस्सा अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। अब पेनिनसुला प्लेटू, तो प्लेटू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटू है, जमीन से क्या है, मीन सी लेवल से ऊपर उठा हुआ है और ऊपर आके फ्लैट है, तो इस कारण से इसे पेनिनसुला प्लेटू कहा गया है, ठीक है। अब पेनिनसुला प्लेटू में आप अगर देखोगे तो तीन चीजें हैं, मतलब पेनिनसुला प्लेटू में बहुत सारे रिलीफ फीचर्स है। ट्रायंगुलर है वो तो समझ में आ गया ना, क्योंकि आप खुद देखो ना, आंखों से देखो तो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर उसके बाद में क्या है, अनइवन है। अनइवन इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स है। अलग अलग फिजिकल फीचर्स में क्या है, तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं बहुत सारी। कौन कौन सी, चलो मैं बताता हूं। देखो तो पेनिनसुला प्लेटू हैव न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। वैली और हिल दोनों समझा देते। देखो एक तो माउंटेन हो गया बहुत ऊंचा, जैसे हिमालयाज हो गया। हिल क्या होते हैं, तो एलिवेशन जिनका कम रहता है लेकिन पीक्स रहते हैं, जो उठी हुई जमीन रहती है, सराउंडिंग एरिया से हाई रहता है लेकिन उतने ऊंचे भी नहीं रहते माउंटेन उतने, तो ये हिल रहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी हिल रेंजेस है जिन्हें क्रॉस कर सकते हो, जिनके ऊपर चढ़ के उधर उतर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारी हिल रेंजेस हैं पेनिनसुला प्लेट्यू में, न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। और वैलीज क्या है, जैसे अब एक हिल है दूसरी हिल है, तो इनके बीच में क्या होगा, वैली होगी। इन वैली में से रिवर्स बह के जाएगी। अभी देखते हैं क्या क्या है इंडिया में। तो जैसे अरावली हिल्स, ठीक है, इस पेनिनसुला प्लेट्यू पे एक अरावली हिल है। अरावली हिल के वेस्टर्न साइड में क्या है, थार डेजर्ट है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट अभी पढ़ा हमने, तो वो इधर की तरफ है, ठीक है। ये अरावली हिल जो है, तो अरावली हिल से क्या होता है, अरावली हिल से आप देखोगे तो इसके इधर क्या है, थोड़ा सा लैंड फर्टाइल हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अरावली माउंटेन्स ने क्या किया है, इन माउंटेन्स ने थार डेजर्ट को रोक के रखा, नहीं तो थार डेजर्ट इधर भी एक्सपेंड हो जाता, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें। क्लियर? अरावली के उधर थार, अरावली के इधर फिर भी क्या है, तो नदर्न प्लेन और पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट आ जाता है, जहां पे खेती की जा सकती है। फिर आगे अगर देखें तो अब जैसे विंध्यास है, ठीक है। अब विंध्यास कहां है, तो
ये विंध्या रेंज जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, और विंध्या के जस्ट पैरेलल एक सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। तो इस तरह से क्या है, ये माउंटेन्स है छोटे छोटे बीच में देश के अंदर। तो ये क्या है, ये आपको अलग एक फीचर, एक फिजिकल फीचर जो लिखा है ना अनइवन, तो पेनिनसुला प्लेट्यू जमीन से उठा हुआ है और ऊपर आके फ्लैट है, उस पे हिल्स हैं, इस तरह की छोटी छोटी हिल्स हैं। तो विंध्या हो गया, सतपुड़ा हो गया। अब देखो क्या है, वैली, मैंने आपसे क्या कहा है कि हिल रेंजेस एंड वैलीज, तो अब दो माउंटेन्स हैं, मान लो कि ये पूरे विंध्याचल माउंटेन्स हैं, ये यहाँ पे क्या हो गया, सतपुड़ा हो गया। अब इनके बीच में खाली जगह है, प्लेन जगह, तो ये एक तरह से रिवर वैली के लिए आइडियल हो गया। मतलब यहां से पानी डालोगे ना तो नदी आराम से बहते हुए निकल जाएगी, ठीक। तो यहां पे रिवर वैलीज के फॉर्म में क्या है, तो आप विंध्या और सतपुड़ा के बीच में देखोगे तो यहां से नर्मदा रिवर बहते हुए जाती है, उसके नीचे तापी रिवर बहते हुए जाती है। तो नर्मदा रिवर, तापी रिवर, ये सारी रिवर्स क्या करती है, इन एरियाज में ड्रेन करती है, मतलब इन एरियाज से फ्लो करती है। और देखो ये दोनों रिवर कहां ड्रेन कर रही है, अरेबियन सी में। इस साइड क्या है, अरेबियन सी है ना, तो ये दोनों रिवर बहते हुए जाती है और अरेबियन सी में अपना पानी डाल देती है। फाइन, ये हो गया। अब आगे देखो क्या है, तो ये नर्मदा और तापी रिवर मैंने बता दिया। तो विंध्या, सतपुड़ा, नर्मदा, तापी, तो ये सेंट्रल इंडिया का ये फिजिकल फीचर है, फिजिकल डिवीजन। मतलब इन जनरल पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, उस पेनिनसुला प्लेट्यू में आप देखोगे तो छोटी हिल है, एक विंध्या रेंज है, एक सतपुड़ा रेंज है, एक नर्मदा बहते हुए जाती है, एक तापी बहते हुए जाती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि सर ये इतने सारे नाम है, याद कैसे रखेंगे। जैसे आपको सुनने में मजा आ रहा है अगर मजा तो बताओ, ठीक है। तो सुनने में मजा आ रहा है ना, तो वैसे आप किसी को सुनाओ, आपने सब पढ़ लिया ना सारा, मैप लेके बैठो, मम्मी को, पापा को, किसी को भी बताओ कि देखो ये माउंटेन यहाँ पे ये है, एक माउंटेन यहाँ पे ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये, इंडिया में ये चीजें हैं। मैंने बिना घूमे इंडिया पूरा आपको घुमा दिया बैठे बैठे, ठीक है। तो उस तरह से आपको बताना होगा। फाइन, अब क्या देखो, दी वेस्टर्न घाट्स ऑफ सह्याद्री। अब क्या होता है, ऑफ नहीं है और है, तो वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री। फिर क्या होता है कि पेनिनसुला प्लेट्यू में एक यहां पे भी एक हिल रेंज है, ठीक है, एक पूरा रेंज, एक पूरा का पूरा माउंटेन का, वो क्या है, वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ये आपको क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्योंकि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्योंकि देखो वेस्टर्न घाट क्यों कह रहे हैं इसको, ये भी समझो, तो ये वेस्ट में है ना, वेस्ट में इसलिए वेस्टर्न घाट। अब ये क्या है, उसके ईस्ट में जो होगा वो ईस्टर्न घाट, तो ये ईस्टर्न घाट आ गया, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस समझ लो। वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूस रेंज है और ईस्टर्न घाट में क्या है, ब्रेक्स हैं। जैसे आप देखोगे तो ये ईस्टर्न घाट यहां पे आ गया, फिर क्या हो गया, प्लेन हो गया थोड़ा सा, फिर घाट आ गए, फिर प्लेन हो गया, फिर घाट आ गए, फिर प्लेन हो गया। तो इस तरह से ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूड है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस रेंज है एक, सिंपल। आगे देखो क्या है, आगे अगली चीज, द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हो गया, और अब उसके बाद में जो पूरा का पूरा प्लेट्यू है, जो पेनिनसुला प्लेट्यू जो हम कह रहे हैं, तो पेनिनसुला प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स एंड आयरन ओर्स, ठीक है। तो मिनरल्स यहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं, आयरन ओर वगैरह मिलता है, तो जिससे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, क्लियर है। तो फिजिकल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था पेनिनसुला प्लेट्यू, जिसे मैंने आपको बताया। अब आगे देखो क्या है, कोस्टल प्लेन्स। फाइन, अब देखो हम चाहते तो ऐसे अलग अलग एक एक वीडियो लेक्चर में इन्हें डिस्कस करते, लेकिन क्योंकि बुक में एक टॉपिक दिया तो हम एक साथ समराइज करते हैं और मजा भी आएगा सारा एक साथ पढ़ने में। तो अब कोस्टल प्लेन्स में क्या है, तो अब आपने जो देखा कि वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है। अब उसके बाद में तो समुद्र आ गया, तो समुद्र और पहाड़ों के बीच में जो एरिया है तो वो कोस्टल प्लेन बन जाता है, ठीक है, कोस्ट लाइन है ना ये। अब आप यहां पे तो कोस्टल लाइन बनाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि इधर बाजू में समुद्र नहीं है, इधर तो क्या है कि समुद्र में डुबाने लायक एक देश है पाकिस्तान, तो यहां पे तो पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन आप यहां देखोगे तो अब यहां क्या है, यहाँ समुद्र है, अरेबियन सी है, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, तो समुद्र के साथ जो बॉर्डर टच हो रही है वो क्या होती है, कोस्टल एरिया होती है। तो वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन। मतलब ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में हमारा कोस्टल प्लेन है, और ईस्टर्न घाट जो है, तो ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना आपको, ये हमारा कोस्टल प्लेन है। तो इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, इसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। अब ये कोस्टल प्लेन के भी अलग अलग नाम है, जैसे कोंकण होता है, कन्नड़ होता है, मलाबार होता है, कोरोमंडल होता है, नदन सिरकर होता है। ये हायर क्लासेस में आप इन डिटेल और पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है एक हमारे देश में, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। आया समझ में। आगे देखो क्या है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में एक बार आप थोड़ा सा वो देख लो कि दोनों कैसे अलग है। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना, ये पतला है, ठीक। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है तो बहुत ज्यादा ऐसा फैला हुआ नहीं है, क्लियर। लेकिन क्यों फैला हुआ नहीं है, क्योंकि इसके बाजू में जो माउंटेन है ना, कौन से माउंटेन है, रिकॉल करो जल्दी से, वेस्टर्न घाट जो है। तो वेस्टर्न घाट बहुत कंटिन्यूस है और ऊंचे हैं ये थोड़े से। लेकिन अब बात करते हो कि इसकी ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट क्या है, डिसकंटिन्यूस है, 2 पीक यहां आ गई, 4 पीक यहां आ गई, इस तरह से, ठीक है। अब ये डिसकंटिन्यूस है, और ईस्टर्न प्लेन जो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। क्यों ब्रॉड है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी रिवर्स ड्रेन करती है। देखो
तो यहां पे रिवर्स कैसे, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग क्या होता है ये भी समझ लो। जो नदी क्या करती है, जैसे अब ये नदी है तो ये ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए जा रही है, इधर ईस्ट है ना, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है। अब जैसे नर्मदा क्या थी, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी, तो रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो यहां पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है तो वो क्या करती है, समुद्र में ड्रेन करती है। इस कारण से आप देखोगे कि वहां का जो प्लेन है वो बड़ा है, क्योंकि रिवर है तो डेल्टा बनाएगी रिवर, ध्यान आया, ऐसे रिलेट करो, रिवर डेल्टा बनाएगी तो वो क्या करेगी, प्लेन को बड़ा कर ही देगी, ठीक है। और इसीलिए माउंटेन्स के बीच में से निकली है तो यहां पे डिसकंटिन्यूज है। ये ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूड क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिवर्स निकलती है। कौन कौन सी रिवर्स, तो जैसे दी रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स ईस्ट में ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और वो वहां पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसे ब्रॉड बनाती है, फर्टाइल बनाती है, खेती करते हैं लोग वहां पे बहुत सारे, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, वही चीज मैंने आपको बताया कि डेल्टा बनाती है, इसी कारण से प्लेन क्या है, थोड़े से ब्रॉड होते हैं। फाइन, अब देखो क्या है, तो एक फिजिकल डिवीजन हमने ये भी देख लिया, कोस्टल प्लेन। अब अगला डिवीजन क्या है जो हमारे पास, लास्ट डिवीजन हमारा है आइलैंड ग्रुप्स का। तो अब आइलैंड ग्रुप्स को समझो, देखो तो हमारी कंट्री में 2 आइलैंड ग्रुप भी है। कहां है 2 आइलैंड ग्रुप, चलो एक बार, जैसे अब हमने कोस्टल प्लेन देख लिया, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देख लिया, पूरा मतलब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट हो गया, हिमालयास देख लिया, नदन प्लेन देख लिया, डेजर्ट देख लिया। तो अपने मेनलैंड कंट्री के अंदर अंदर जो था वो सब कुछ देख लिया। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगला इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन है आइलैंड का। अब आइलैंड कहां है, तो ये देखो, एक हमारा आइलैंड ग्रुप ये है अंडमान निकोबार। अब कितने लोग सोचते थे कि अंडमान निकोबार दूसरा देश है, तो वो गलत है। और दूसरा आइलैंड ग्रुप क्या है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है, 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। अब दोनों को समझते हैं, चलो आओ। तो लक्षद्वीप जो है, तो लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन अरेबियन सी, ठीक है, और अंडमान निकोबार इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। कैसे, अभी दिखाता हूं मैं कहां है, ठीक है। अब ये भी समझ लो कि लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ कोरल लीव्स, ठीक है। लक्षद्वीप को क्या कहा गया, इट इज अ कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, साउथ ईस्ट टू द इंडियन ओशन। ये कहां पे है, साउथ ईस्ट टू द इंडियन ओशन। अभी आपको क्या डाउट है मुझे बताइए, कोरल आइलैंड क्या चीज है वो समझाता हूं। पहले लोकेशन देख लो, जो लिखा था उसे मैप पे दिखाता हूं। ये कहां है, लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप है, ये अरेबियन सी में है, ठीक है। यहां पे अरेबियन सी है हमारे इंडिया के इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो अंडमान निकोबार कहां पे है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, मतलब केरला, जब ये केरला है यहां पे, तो केरला के कोस्ट के पास में। और ये क्या है, साउथ ईस्ट, तो इंडिया है ये पूरा, मतलब ये पूरा इंडियन ओशियन है। जैसे यहां पे क्या लिखा है देखो, तो साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन ही आएगा, इंडियन यूनियन है, ठीक है। इंडियन यूनियन जो है ना, मतलब इंडिया जो पूरा का पूरा देश है, तो इंडियन यूनियन के साउथ ईस्ट में है, ये इंडिया के साउथ ईस्ट में। फाइन, इंडियन यूनियन ध्यान रखना उसे, क्लियर। तो ये ओशियन की जगह इसे इंडियन यूनियन किया जाए, क्योंकि इंडियन ओशियन तो नीचे है। फाइन, अब देखो क्या है, अब यहां पे जो एक शब्द लिखा है कि लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या चीज होती है, ये कोरल आइलैंड में समझाता हूं आपको, देखो। तो कोरल आइलैंड एक सिंपल सी चीज है कि एक ऐसा आइलैंड जो कोरल रीफ से बना हो। कोरल क्या सर है, ये बता दो मुझे सबसे पहले, ठीक है। तो देखो, कोरल आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, ठीक है। पॉलिप्स क्या होते हैं, अब आपने डिस्कवरी पे देखा है ये, तो इस तरह से आपको ये दिख रहे हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो ये एक मराइन एनिमल होता है पॉलिप्स, ठीक है। तो पॉलिप्स क्या होते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक वो हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं। अब वो जब तक जिंदा रहते हैं तो जो एक्सक्रीट करते हैं ना, तो उससे वो एक उनका जो स्केलेटन रहता है ना, जो मतलब बाहरी हिस्सा जो रहता है उनका, तो उनका बाहरी हिस्सा किससे बना रहता है, एक मतलब एक ठोस रहता है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की तरह रहता है वो। तो ये कोरल्स क्या करते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं तो नीचे जमीन बनाते हैं, मतलब मिट्टी बनाते हैं अपना स्केलेटन। जैसे अब टोर्टोइस है तो टोर्टोइस का स्केलेटन होता है ना, वैसे नीचे की तरफ स्केलेटन बनाते रहते हैं कोरल। अब कोरल क्या करते हैं, स्केलेटन बनाते रहेंगे, मतलब पॉलिप्स जो है, तो सॉरी पॉलिप्स क्या करते रहेंगे, स्केलेटन बनाते रहेंगे, अपना बनाते रहेंगे। अब उनका स्केलेटन बनता जाएगा। अब वो जब मर जाएंगे ना, तो वो मर जाएंगे, उनकी लाइफ चली आएगी, लेकिन जो स्केलेटन बनाया था, जो ठोस था, जो कैल्शियम कार्बोनेट का था, तो वो स्केलेटन तो क्या है, वो एक सरफेस की तरह हो गया, वो तो जमीन की तरह हो गया। तो अधिकतर ये क्या होता है कि जहां पे ओशियन जो है, तो जहां पे ओशियन और ओशियन वाटर और सी लेवल, जैसे मान लो ये जमीन है, ये क्या है, ये ओशियन है। तो अब आप देखोगे तो जमीन जो कॉन्टिनेंट है और जो ओशियन बेड है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट और ओशियन बेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, तो वहां पे जो शैलो वाटर्स होते हैं, जैसे आप यहां पे देखो, आपको शैलो वाटर समझ में आएगा कि पानी और जमीन में ज्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब गहरा पानी नहीं है ज्यादा। तो जो शैलो वाटर रहते हैं वहां पे इस तरह के कोरल पॉलिप्स डेवलप होने लगते हैं। मान लो यहाँ डेवलप हो गए कोरल पॉलिप्स। अब ये कोरल पॉलिप्स क्या करेंगे, अपना स्केलेटन बनाएंगे। ये कोरल पॉलिप्स तो मर जाएंगे, लेकिन स्केलेटन बनाते 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 इस तरह से बहुत सारा
सॉलिड सरफेस यहां पे क्रिएट कर देंगे। तो अब जब ये बहुत सारा हो जाएगा तो अब ये क्या दिख रहा है, देखो इस तरफ भी पानी दिखेगा आपको, इस तरफ भी पानी दिखेगा, लेकिन बीच में एक सरफेस मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी। तो ऐसे आइलैंड बनते हैं। अब जो लक्षद्वीप बना है ना, तो लक्षद्वीप आइलैंड ऐसे ही बना है, कोरल पॉलिप्स के कारण बना है। ठीक है, तो कोरल पॉलिप्स से ऐसे बना है लक्षद्वीप आइलैंड। क्लियर है? आप देखो यहां पे समझना, आप क्या हो रहा है कि ये आज 1 लाख साल 2 लाख साल में क्या होगा कि ये कोरल जो है तो इतना स्केलेटन प्रोड्यूस कर देंगे कि यहां ऐसी जमीन उठ के आ जाएगी ऐसी। ठीक है, ये कोरल पॉलिप्स का काम होता है। कोरल पॉलिप्स जो होते हैं तो इस तरह से कोरल आइलैंड बनाते हैं। फाइन, ये हो गया। When the living polyps die, अब जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, their skeleton are left, skeleton बच जाता है। Other polyps grow on the top of the hard skeleton, और हाँ आप ये भी सोच रहे हो मर जाता है फिर ऊपर और कैसा ऐड होता होगा। ठीक है, तो अब ये पॉलिप मर जाएगा लेकिन स्केलेटन छोड़ जाएगा, तो इसके ऊपर दूसरे पॉलिप्स डेवलप हो जाएंगे, वो मर जाएंगे अपने स्केलेटन छोड़ जाएंगे और स्केलेटन, तो बढ़ता 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 स्केलेटन बहुत ऊपर आ जाता है और फिर आइलैंड की तरह दिखने लगता है। तो other polyps grow on the top of hard skeleton which grows higher and higher, thus forming the coral island। और इस तरह से क्या हो जाएगा कि पॉलिप्स जो है तो अपने स्केलेटन छोड़ते जाएंगे और एक दिन कोरल आइलैंड बन जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में? यहां तक चीजें क्लियर होना चाहिए। तो अब ये लक्षद्वीप भी समझा दिया मैंने आपको, अंडमान एंड निकोबार भी समझा दिया। अब समझने वाली चीज क्या है कि मान लो जैसे ये सुनामी आती है किसी दिन। सुनामी क्या होती है, तो आपने मूवीज में देखा होगा कि ओशन में बहुत ऊंची लहर उठती है और वो लहर क्या करती है, जब एक साथ बहुत सारा पानी लाके कोस्ट पे टकराती है। मान लो जैसे ये इंडिया है, अब यहां से क्या हो रहा है, समुद्र में लहर उठी है, तो वो लहर उठी है तो कहीं तो टकराएगी। अब वो कहां टकराती है, कोस्टल एरियाज पे टकराती है। तो जब भी इस तरह से सुनामी वगैरह आती है तो आइलैंड्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 2004 में एक सुनामी आई थी, तो जो हमारे इधर की तरफ आइलैंड है, क्या नाम है इनका, सोचो मन में जल्दी से, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड क्या हुआ था, मतलब बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स तो ऐसे थे डूब ही गए थे सुनामी में पूरी तरह से। तो सुनामी जब आती है तो ये हिमालयास गलत लिखा है, ये लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लाइड ये बनाते तो कभी कभी क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट में कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं। तो सुनामी जब आई थी तो जो आइलैंड्स थे, ठीक है, तो जितने भी आइलैंड्स थे, तो सुनामी के आने से क्या हुआ है, जो आइलैंड्स थे, आइलैंड्स के ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट हुआ है। फाइन, क्या इंपैक्ट हुआ, क्या गहरा इंपैक्ट हुआ है कि जब सुनामी ने बहुत सारा पानी लेके आई तो वो आइलैंड्स के ऊपर पानी डाला होगा। अब पानी डाला होगा तो आइलैंड्स डूबे होंगे। तो इस तरह से सुनामी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है आइलैंड में, जैसे 2004 में हुआ था। क्लियर है? तो अब इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है वो क्या होता है, चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एंजॉय। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चैप्टर पूरा कंप्लीट है। फाइन, अब क्या करना है आपको, देखो तो थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी बचा क्या है, क्वेश्चन आंसर्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स, सब कुछ एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फाइन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।